मुझे जिस टॉपिक पे बोलना है वो ये है कि इजराइल्स एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन, यानी उसकी जो तौसीफ पसंद की जो ख्वाहिश है, इरादा है, नज़रिया है, उसकी जड़ें कहाँ पे हैं, उसकी नेचर क्या है और शुरुआत कहाँ से हो रही है और उसके मकसद क्या है, और इसी बीच में किस तरह के हिकमत अमली अपनाया गया है। तो ये उसका लार्जर फ्रेमवर्क है। किसी भी एम्बिशंस को अगर हम एक्सपेंशनिस्ट फ्रेमवर्क में जब देखते हैं, उस तनाजुर में देखते हैं, और ख़ासकर जिस एक्सपेंशनिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं, इजरायली एक्सपेंशनिज्म का, उसमें सबसे अहम रोल हिस्ट्री एंड थियोलॉजी का है। थियोलॉजी में भी दो हिस्से हैं, एक तो डॉक्ट्रिनल है, नज़रियाती है, और एक मिथिकल है। इजराइल की जो बुनियादें हैं वो नज़रियाती कम है, मिथिकल ज़्यादा है। यानी जो सोर्स ऑफ एक्सपेंशनिज्म है, एम्बिशंस जो हैं, उसकी थियोलॉजी में नहीं है, कोर नहीं है, उसमें मीथ है। द काइंड ऑफ मीथ्स दे हैव नर्चर्ड एंड हैव बीन नर्चरिंग। इस मीथ को समझना निहायत ही जरूरी है। दूसरी बात यह है कि उसके कई पहलू हैं, एक इजरायली पहलू है और एक यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट आज के दौर में उसको कह सकते हैं, लेकिन अगर ये कहेंगे तो ये अधूरा हो जाएगा, इसलिए कि पूरी दुनिया के ईसाई उस प्रोजेक्ट से इत्तफाक अब तक नहीं किए हैं 100%। तो लेकिन वेस्टर्न या यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट को समझना निहायत ही जरूरी है। तो इसी सफ़र को जारी रखते हुए, इस जर्नी को शुरू करते हुए, मैं शुरू करूंगा कि पहला ये है कि जो ये मिथ जो इन्होंने जिस मिथ को इन्होंने रीराइट किया, वो ये रीराइट किया पहले दाऊद अलैहिस्सलाम एंड सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो किंगडम थी उसको इन्होंने अपना फ्यूचर नस्बुलाइन बनाया और उसको इन लोगों ने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया। वो जो किंगडम दोनों थे वो जूइश किंगडम नहीं थे। जो किंगडम था वो किंग के नाम पर था, किंग हैपन टू बी प्रॉफिट्स, और वो प्रॉफिट्स की जो आइडेंटिटी है उसमें दोनों मज़ाहिब, यहूदियों के अलावा, उसमें इक्वली शेयर होल्डर हैं, क्रिश्चियन और मुसलमान बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर हैं। अगर उसको एक तरह से तक़द्दुस के एतबार से देखा जाए तो हमारा क्लेम जो है यहूदियों से भी ज़्यादा होता है। हम इस हद तक उनको अपनाए हुए हैं, इसलिए कि हमारा थियोलॉजी का डिमांड है, हमारे खुद कुरानिक डिमांड है वो, उसके बगैर हम मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकते। तो डेट इज स्ट्रॉन्गर देन देयर्स, उनसे ज़्यादा मजबूत है। और उस दोनों मैप को अगर आप सामने रखें, जहन में रखें, तो इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का है वो मैप समझने के लिए निहायत ही जरूरी है कि हम उस किंगडम की मैप को समझें। और वो किंगडम का जो मैप था, आप देखिए कितना वसी था कि आज के दौर में जिसको हम लोग लेवांट कहते हैं, जिसमें नॉर्दर्न अरबिया आता है, पूरी नॉर्दर्न अरबिया लेवांट रीजन में आता है, और रेड सी का साउदर्न पार्ट आता है, जिसमें मॉडर्न डे इथियोपिया एंड सऊदी अरबिया अक्रॉस द रेड सी, ये पूरे रीजन मिला के, और नॉर्थ में वो एक्सटेंड करता है साइप्रस तक, तुर्की का हिस्सा क्लेम करते हुए। और यही किंगडम दाऊद अलैहिस्सलाम एंड सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त की थी, उसकी ज्योग्राफी यही था। तो आप देखिए कि किस तरह से उस ज्योग्राफी को इन लोगों ने फ्यूचर का अपना मिशन बनाया हुआ है। दूसरा जो मिथ का एलिमेंट है इनका, ये जो बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है, ये इन लोगों ने इस मिथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सेकंड मिथ को
थोड़ा सा मैं पीछे हिस्ट्री में जाऊंगा। जो 4 अदर्स मिथ आए जो इनका बुनियाद बना मूवमेंट का, उसको समझने के लिए मैं एक और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे जाऊंगा। एंड दैट हैपेंड इन मिड यूरोप, मिड 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी यूरोप में होता है। और उसमें होता यह है कि आज जिस तरह से बिलवास्ता तौर पे और ज़ाहिरी तौर पर भी इजराइल का सबसे बड़ा जो कुव्वत इजराइल को हासिल हो रहा है, वो यूरोप एंड अमेरिका से नहीं हो रहा है, वो अरबों की पॉलिसी से हो रहा है। उसको हम लोग कहते हैं जुगुलर वेन, यानी हमारे जो ये वेन है, अगर ये काट दिया जाए तो मौत हमारी 1 मिनट भी नहीं लगेगी। तो इसकी वो अहमियत है। तो आज का अरब उसी तरह से फंक्शन कर रहा है, जुगुलर वेन की तरह। तमाम इजराइल की ब्लड, तमाम इजराइल की कुव्वत और हौसला अफजाई उसी वेन के जरिए हो रही है। तो उसी तरह से जिस वक्त स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत उरूज पे थी, तो जिस तरह से मुसलमानों ने यहूदियों को मदद किया, कि वो मदद का नतीजा ये था कि जूविश अरबो सिविलाइजेशंस की बुनियाद डाल दी गई। वहां पे जो कौम यूरोप में परसिक्यूटेड थी, इस तरह से स्पेन में उसको वेलकम किया गया कि वो जूविश अरबो या अरबो जूविश सिविलाइजेशंस की बुनियाद वहां पर डाली गई। और वही अरबो जूविश सिविलाइजेशन की बुनियाद जब यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की बुनियाद डाली जाती है। और ये जूडियो क्रिश्चियन जो फ्रेज है, इसकी इतने हाई इम्प्लीकेशंस हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ये हिस्ट्री को बदल दिया, थियोलॉजी को बदल दिया, हिस्ट्री को थियोलॉजी को बदल दिया। यानी जो कौम, 2 कौमें, 2 मजहब के मानने वाले जूज और ईसाई, वो एक तरह से बाइनरी फ्रेमवर्क रिलेशन में थे, वेयर देयर वर नो मीटिंग पॉइंट अमॉन्ग देम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जीरो सम रिलेशनशिप, आइदर यू और मी। को एग्जिस्टेंस का सवाल ही नहीं था। आप लोग को एग्जिस्टेंस का सवाल ही इसलिए नहीं था कि आप, वो तो लंबी थियोलॉजिकल डिबेट है जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश और उनके वालिदा से जुड़ी हुई कहानी है। तो वहां पे वही जीरो सम रिलेशनशिप या बाइनरी फ्रेमवर्क जो थियोलॉजिकली सैंक्शन था, वही उनके परसिक्यूशन की असल वजह थी। लेकिन जब जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का फ्रेज आता है, जिसकी तमाम बुनियादें मुसलमानों ने डाल दिया स्पेन में दिखा के, और फिर बाद में तुर्की के लोगों ने, तुर्की के एम्पायर ने, तो जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की बुनियाद पड़ती है। और जूडियो क्रिश्चियन जो सिविलाइजेशन की जब बुनियाद डालती है, फौरन उसी वक्त ग्रेटर इजराइल का इमेजिनेशन आना शुरू होता है। उसके पहले ग्रेटर इजराइल का मेंशन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। यहूदी अपने आप को ओरिजिनल एंड द ओनली क्लेमेंट ऑफ द लीगेसीज ऑफ दाऊद अलैहिस्सलाम एंड सुलेमान अलैहिस्सलाम के लीगेसी को वो द इन क्लेमेंट अपने आप को नहीं तस्वुर करते थे। उनके लिए सिर्फ एक हिस्ट्री का पार्ट था, जैसे दुनिया के लिए था। लेकिन इस वक्त जब हिस्ट्री फिर से रीराइट की गई, जब जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन में आया, तो उस किंगडम को बेस बनाया गया फ्यूचर ग्रेटर इजराइल के इमेजिनेशंस के लिए, फ्यूचर एजेंडा के लिए। और वो जो एम्पायर बना, जो दोनों एम्पायर थे, वो एक आइडियल मॉडल बना। और यहूदी और क्रिश्चियनों की मिशन, पॉलिटिकल एजेंडा एक हुआ। यहाँ पर देखिए कि कितनी बड़ी थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हुई, और वो थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेड टू द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस रिलेशनशिप अमंग देम। उसके बाद से इस दोनों कौमों ने पूरी थियोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। और उस वक्त एक और बुनियाद पड़ी, टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। उस वक्त तक, जब तक जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का फ्रेज नहीं आया था, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट के कोई क्रिश्चियन नहीं था। तौरेत एंड बाइबिल, और तौरेत एंड बाइबिल ये था कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है। वो उस तरह से जुदा था जिस तरह से क्रिश्चियंस एंड यहूदी थे। जब हम नहीं मिल सकते हैं तो थियोलॉजी नहीं मिल सकता है, थियोलॉजी नहीं मिल सकता है तो हम नहीं मिल सकते हैं, इस तरह से था। लेकिन जब यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस की गई और हिस्ट्री को एंड थियोलॉजी को रीराइट किया गया, तो दोनों मिलते हैं।
और दोनों ने मिलकर फर्स्ट, ये आता है वहाँ के उस वक्त के 15th सेंचुरी के इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स में कि नाउ लेट अस रीइन्वेंट आवर सिंगल एनिमी दैट इज इस्लाम एंड मुस्लिम्स। जो जंग ईसाइयों ने कहा कि जो जंग हम एक पहले जिसको क्रूसेड कहते हैं उस वक्त जिसको हम नहीं जीत पाए थे, नाउ लेट अस यूनाइट एंड रिपीट द एजेंडा, स्ट्रेटजी एंड एज वेल एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीवियस हॉस्टिलिटी एंड द एनिमिटी। और वही बाइनरी उन लोगों ने इस्लाम के साथ लाया, वही बाइनरी इस्लाम के साथ लाया कि जो कोएग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं था, उसी बाइनरी को इन्होंने इस्लाम वर्सेज यहूदी किया और इस क्रिश्चियन डिसाइडेड टू सपोर्ट यू फ्रॉम द बिहाइंड एंड एक्सटेंड एवरी काइंड ऑफ पॉलिटिकल, मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट्स। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में एक, इसको मैं कहूँगा कि बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, और सबसे ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए मुसलमानों को। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस पर बिल्कुल ही काम नहीं है। अगर हम आज सोचे कि हमें काम करना है इस पे, लेट अस अंडरस्टैंड एंड रीराइट, तो हमें फिर उन्हीं के सोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत ही कम है, और ख़ासकर इंडिया में है भी थोड़ा सा उर्दू सोर्सेज में। तो भारत के मुसलमानों ने इतने, ये कौम अपने आप को प्रोग्रेसिव बन गई है कि उर्दू पढ़ना ही छोड़ दिए, जस्ट टू प्रूव कि वी आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड सेकुलर। हमको अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को, अपने ज़बान को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जहनीत यहाँ पे है, और थोड़ा बहुत है तो अरबी में है। तो हमारे ताकि तरबियत ही ऐसी है, तालीम का मामला ही ऐसा है कि मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान, ओवरवेलमिंग मुसलमान इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अरबी नहीं पढ़े, तो उसका नतीजा ये है कि उधर से हम ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में काम होना चाहिए और कंटिन्यूअस बेसिस पर होना चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ा जैसे हिंदुस्तान में ट्रेसेस जो मिलता है, वो आजमगढ़ के जो वो ओरिएंटलिज्म की एक लाइब्रेरी है, उसका कुछ मखसूस नाम है, उसमें कुछ मिलेगा, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिलेगा। इसके अलावा पूरा खाली है। तो ये एक ट्रेजेडी है जो हमें दूर करना चाहिए। मैं इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा हट के ये बात कह दे रहा हूँ। तो ये एक इवेंट हुआ। उसके बाद से, इस इवेंट के बाद ग्रेटर इजराइल का तस्वुर, कंसेप्शंस लाया गया। लेकिन हाउ टू रियलाइज ग्रेटर इजराइल, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जब यूरोप में नेशनलिज्म की मूवमेंट उरूज पे थी और नेशनलिज्म को बुनियाद बनाकर वेरियस स्टेट्स निकल रहे थे, उस वक्त जूविश कम्युनिटी ने ये एहसास किया कि अब यूरोप में हम प्रोसिक्यूटेड कौम की हैसियत से भी नहीं रह सकते। जैसे हम लोग रहते आ रहे हैं 500-600 साल से, अब उस हैसियत से भी नहीं रह पाएंगे। देयर इज नो प्लेस ऑफ एकोमोडेशन। तो सबसे पहले उन लोगों ने एक वर्ल्ड जूविश कांग्रेस बुलाया 1891 में। लेकिन इसके पहले दो फिनोमेना हो चुका था। 1891 में उन लोगों ने एक कंसेप्शन दिया ज़ायनिज़्म का, लेकिन ये कंसेप्शन जो ज़ायनिस्ट जो अपने आप जो कॉइन किए जस्ट टू एक्सप्रेस देयर पॉलिटिकल एजेंडा, उसके पहले और बहुत पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत ही पावरफुल, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी, और इंटेलिजेंसिया के लेवल पर भी ग्रेटर इजराइल को के मतलब उनके अंदर एक पॉलिटिकल एंड एक रिलीजियस एजेंडा डेवलप हो चुका था कि नाउ इट इज ओनस ऑन अस एज रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। हम पर एक मजहबी एक फर्ज है हम पे कि हम एक ग्रेटर इजराइल बनाएं। ये हमारा एज आर्टिकल ऑफ फेथ के तौर पे ये इट इज द डिमांड ऑफ द क्रिश्चियनिटी, नॉट द जुडाइज्म। तो ये जो ज़ायनिज़्म वर्ड है, हम लोग समझते हैं कि यहूदियों ने बनाया, ये एक्सक्लूसिवली यहूदियों ने नहीं बनाया। ग्रेटर इजराइल का जो मामला है, ये एक्सक्लूसिवली यहूदियों ने बनाया। सबसे एक्टिव रोल प्ले किया इसमें क्रिश्चियंस, और उन लोगों ने बनाकर यहूदियों को दिया, आगे उसको आगे किया, है ना। ये एक्सक्लूसिव नहीं है। जब इसको यहूदियों ने अडॉप्ट कर लिया
तो मामला खड़ा हुआ कि हाउ टू लेजिटिमाइज, इसलिए कि जैसे पहले कह चुका हूं, थियोलॉजी की बुनियाद बना के वो लेजिटिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों ने डिसाइडेड किया कि डोंट टॉक अबाउट थियोलॉजी, टॉक अबाउट मिथ्स। थियोलॉजी का हम जब डिबेट पर जाएंगे तो उनको दोनों को मालूम है कि थियोलॉजिकल डिबेट की बुनियाद पर हम इस्लाम से जीत नहीं पाएंगे। तो उन लोगों ने मीथ को डेवलप किया। अगेन 4 मीथ डेवलप किया गया जो एग्जिस्ट नहीं करता था। इट वॉज इन्वेंटेड, नॉट रीडिस्कवर्ड। ये उनके यहाँ कहीं नहीं था कि इन्होंने फिर से गोता लगाकर मोती निकाल लिया। मोती था ही नहीं समुद्र में, तो री इन्वेंट किया गया। और री इन्वेंशन के प्रोसेस में हुआ कि उन लोगों ने 4 मीथ को फिर से री इन्वेंट किया। पहला मीथ ये था, जूज आर द चूजन पीपुल ऑफ गॉड। सेकेंड, जूज आर द पीपुल विदाउट लैंड। अब देखिए, अब 2 और मीथ के नाम बताऊंगा। ये 2 मीथ, गॉड, जूज आर द चूजन पीपुल ऑफ गॉड एंड जूज आर द पीपुल विदाउट लैंड, किस तरह से ओवरनाइट, इंसानी तारीख में इस तरह की वो चीजें नहीं मिलती हैं कि पूरे दुनिया के जू की वॉइस को एक बन गया और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंसेप्ट किया गया। जबकि सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि पूरे दुनिया के जूविश कम्युनिटी को यह बता दिया गया है कि वेर एवर यू आर, यू जस्ट कंसिडर योर सेल्फ दैट वी आर विदाउट लैंड। उस तरह की इमेजिनेशन डाली गई उसके ये। जबकि ये दोनों रियलिटी में से खासकर एक रियलिटी के जूविश पीपुल आर विदाउट लैंड, इवन यूरोप के कंटेक्स्ट में भी 10% सही नहीं है। फॉरगेट अबाउट 100%, 10% भी सही नहीं है। दो सम ऑफ देम वे आर लिविंग इन ghettos, it doesn't mean that they did not have ownership over the land. इसका मतलब ये नहीं कि उनके लैंड पर हुक्मरानी नहीं थी या उनका लैंड का मालिक नहीं थे। एडवर्ड सईद ने बहुत अच्छा इस पे काम किया है कि व्हाट काइंड ऑफ डिसेप्टिव रोल्स दे प्लेड। तो 2 मिथ ये हुआ। दूसरा मिथ उन्होंने ये किया कि पैलेस्टाइन इज ए टेरिटरी विदाउट पीपुल एंड पैलेस्टाइन इज द प्रॉमिस लैंड। टेरिटरी है पैलेस्टाइन, वो एक प्रॉमिस लैंड है। और किसके लिए है? उसके लिए है जो विदाउट लैंड है। एंड विदाउट लैंड जो है वो चूजन पीपुल है। आप देखिए कि इस चारों नैरेटिव्स में किस तरह से मिथ, थियोलॉजी, हिस्ट्री तीनों आकर कोइंसाइड कर रहा है, और जिसके वजह से ये जो पावरफुल इम्पेटस प्रोवाइड करता है जूइश नेशन एंड नेशनलिज्म के लिए एंड स्टेट फॉर इट, नॉट वेयर जूज आर लिविंग बट समवेयर एल्स। तो अब इसके लिए जो वियना कांग्रेस हुआ यहूदियों का, सबसे पहले यह हुआ कि इस 4 मिथ को एक लेजिटिमेट रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को डायरेक्शन देने के लिए उन लोगों ने एक कंस्टिट्यूट किया, एक डेलीगेशन, और उन्होंने पैलेस्टाइन भेजा कि तुम पैलेस्टाइन जाओ एंड स्टडी द ग्राउंड रियलिटी और वहां से एक रिपोर्ट भेजो। जब वो डेलीगेशन पैलेस्टाइन आया और आफ्टर 20-22 दिन के बाद एक टेलीग्राम भेजा, और टेलीग्राम का वर्डिंग ये था कि द ब्राइड इज वेरी ब्यूटीफुल बट इज ऑलरेडी मैरिड टू समवन। यानी एक टेरिटरी पैलेस्टाइन तो है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस डजंट मीन कि वहां पे वो खाली भी है, विदाउट पीपुल है। वहां नेटिव कम्युनिटीज है, नेटिव पॉपुलेशंस है। तो 2 मीथ उन्हीं पे रिजेक्ट हो गया, उन्हीं के जरिए रिजेक्ट हो गया, लेकिन जूविश कम्युनिटी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। टेलीग्राम रिसीव करने के बाद अभी डेलीगेशन वापस नहीं गई थी अपनी पूरी रिपोर्ट देने के लिए। उस वक्त वो डिसाइड कर लिए थे कि नाउ वी आर रिजेक्टिंग दिस रिपोर्ट्स एंड द वेरी लेजिटिमेसी दे डिसओन द डेलीगेशंस। उस डेलीगेशन को उन्होंने डिसओन कर दिया। वी विल नेवर मेक इट ऑफिशियल्स, दो इट इज फॉर्चुनेटली प्रेजेंट इन देयर आर्काइव। और वो इस 4 को बेस बना के उन लोगों ने अपने पॉलिटिक्स को जारी रखा। और इसके बाद से जो सबसे बड़ा उनके मिथ को जो मजबूत करता है वो फिर आता है 1917 में, जब बेलफोर डिक्लेरेशन आती है। बेलफोर वाज द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, और उसने एक डिक्लेरेशन लाया, उसका अपने ही नाम से उसका डिक्लेरेशन मशहूर है, बेलफोर डिक्लेरेशंस। और आप देखिए कि वो कितना बड़ा इवेंट है तारीख में
कि उसको एनालाइज किया जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। 1917 में जिस कौम के बीच बाइनरी रिलेशन थी, जिसने उसको हर तरह से तबाह करके पैलेस्तीन से उजाड़ा था, और खासकर यरूशलेम से, नट पूरे पैलेस्तीन से। ये भी एक मिथ है कि पूरे यहूदियों को पैलेस्टाइन से उजाड़ दिया गया। पूरे पैलेस्टाइन से नहीं उजाड़ा गया था, सिर्फ जेरूसलम के कुछ मखसूस जगह से उजाड़ा गया था। चाहे वो मुसलमानों ने तो कभी नहीं किया, मुसलमानों ने तो उन लोगों को बसाया, उसके पहले की भी रिजीम्स पूरे फिलिस्तीन से नहीं हटाया गया था। सिर्फ जेरूसलम के कुछ मखसूस इलाकों पे उनकी इबादत गाहों को तोड़ी गई थी और उनको वहाँ से हटाया गया था। उसके बावजूद भी 7% वहाँ पर थे, 100% नहीं हटाया गया था। वो कौम जो इस तरह के हॉस्टिलिटी की हिस्ट्री रखी हुई थी, किस तरह से टर्न लेती है, तारीखी टर्न, उसी ने परमिशन भी देता है वहाँ पे आके बसने के लिए। आप देखिए कितनी बड़ी कॉम्प्रोमाइज थी, और यह एक ज्वाइंट विजन था कि लेट अस कम टुगेदर, यूनाइट एंड रीराइट द थियोलॉजी एंड द हिस्ट्री फॉर ए न्यू काइंड ऑफ द हिस्ट्री। लेकिन ये 17 में होता है। अब उसके बाद से जब 17 में आता है, तब यूरोप, अरब को, एशिया, खासकर अरब को और नॉर्थ अफ्रीका को ये बातें चलती हैं। उसके पहले तक अरब बिल्कुल अनअवेयर था। अरब के इलिट्स अवेयर थे इसके, वो उनको मालूम था, लेकिन वो इलिट्स अरब में नहीं रहते थे, वो इलिट यूरोप में रहते थे, यूरोप के डिफरेंट मेट्रोपोलिस में रहते थे। उसमें कुछ इलिट्स पैलेस्टाइन की भी थी, और सबसे बड़ा रोल उन लोगों ने यहूदियों को बसाने का, अकॉर्डिंग टू द जो आर्काइव्स में लिटरेचर है, वो 9%। उन लोगों ने पेरिस में, लंदन में, ब्रसल्स में, मैड्रिड में बैठकर ज़मीनें जिनकी थी वो यहूदियों के नाम से यूरोप में ही रजिस्ट्री कर दी गई। यहाँ आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि यहूदियों को एक डॉक्यूमेंट चाहिए था, यहाँ वो आए भी नहीं। और जिस यहूदियों को ज़मीन नहीं थी, वो लोग खरीद के फिर रजिस्ट्री किए, और उसकी एक निशानी मिलती है। चंद महीना पहले यूएई के कुछ अरब शेखों ने ज़मीन खरीदा दुबई, वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीनी मुसलमानों से, और खरीद कर यहूदियों से बेच दिया। यह आज हुआ, मैं आपको 4 महीने पहले की बात बता रहा हूं। और उन मुसलमानों से खरीद कर यहूदियों से बेचा गया। वो जब मैं पढ़ा उसको, तो मुझे वो मैप हमको मेरे जहन में आया कि देखिए किस तरह से हिस्ट्री हमारे मुतालिक, अरबों के मुतालिक अभी वैसा ही है। इट मीन्स दे हैव रिफ्यूज टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, दे आर नर्चरिंग देयर एनिमीज। और वो एनिमी, जिस एनिमी को पता लगाने के लिए हमें बहुत जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह के टेक्स्ट, अल्लाह के कलाम और रसूलुल्लाह की कौल और फेल और खुलफाए राशिदीन की अमल ही काफ़ी है हमारे लिए। उनको जानने के लिए हमें डायरेक्ट तसादुम में आने की जरूरत नहीं है। हमको पैदा करने वाला, मजहब को देने वाला और उसका प्रॉफिट, महबूब प्रॉफिट, वो खुद कहता है, और ये दुनिया का वाहिद रिलीजन है जिसके मानने वालों को मुस्तकबिल के दुश्मन के बारे में बता के चला गया। हर 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 इंसान, हर विजडम वाला लीडर, चाहे वो जिस मजहब के मानने वाला हो, उस वक्त का एनिमी बताता है, मुस्तकबिल का एनिमी नहीं बताता है। ये वाहिद रिलीजन है जिसके मानने वालों को इसके हिस्ट्री, मुस्तकबिल की एनिमी को बता के चला गया ता क़यामत तक। उसके बावजूद भी ये कौम सीखने को कुछ तैयार नहीं है। अब इस जहनी, जिसको हम लोग आई मीन द एटीट्यूडनल या साइकोलॉजिकल जो ट्रेजेडी है, इसका क्या इलाज हो सकता है? एक इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। तो ये 4 मिथ को यहाँ डेवलप किया, और यही 4 मिथ रिटन शक्ल अख्तियार किया, जो यहूदियों को बैक टू यूरोप, फ्रॉम यूरोप टू पैलेस्टाइन लेजिटिमाइज करता है, लेजिटिमेसी देता है, एटलीस्ट उनके नज़र में। और इसी लिटरेचर को बुनियाद बनाकर पूरे यूरोप के आम इंसान को, इंटेलिजेंसिया को डार्क में रखा गया। मैं डार्क इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज वही कौम
स्ट्रीट में चले आई, जिसके एंसेस्टर्स आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले सपोर्ट किए थे, उन्हीं की औलादें आज उसको अपोज कर रही हैं स्ट्रीट में। आज यूरोप के स्ट्रीट इतना रिचार्ज है उसको लेकर, रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइंस को लेके, कि उसका राई के दाने के बराबर भी मुस्लिम वर्ल्ड में स्ट्रीट उस तरह से रिचार्ज नहीं है। राई के दाने के बराबर, देयर इज नो कंपैरिजन करना हमाकत है, बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए मैं आज उनकी हकीकत को देखकर मैं इसको कह रहा हूं कि हाउ दे वर केप्ट इन डार्क। दूसरी बात यह है कि उसके बाद से उसी को बेस बना के तमाम इसके एजेंडा को तय किया गया। उसके बाद से जो अहम एक और इवेंट अनफोल्ड होता है वो 48 में होता है। 48 में पहले मर्तबा लफ्ज इजराइल को एक स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, एक स्टेट का नाम दिया गया। उसके पहले ये यहूदियों के बीच भी एग्रीमेंट नहीं था कि व्हाट वुड बी द नॉमेनक्लेचर नेम ऑफ आवर स्टेट विच विल कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द फ्यूचर। अगर इसका मुस्तकबिल में वजूद में आता है तो क्या इसका नाम होगा। एंड दे हैड ए डिबेट। आखिरी वक्त में इजराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर था बेन गुरियन। वो अपनी बातों को थोपा और कहा कि द न्यू नेम विल बी द स्टेट ऑफ इजराइल। उसके पहले हम लोग इजराइल, याकूब अलैहिस्सलाम और ये तमाम चीज़ें, उसके पहले हम लोग जानते हैं कि वो एक कबीला, एक फैमिली, एक प्रॉफिट, एक उनके जानने वालों के, एक फॉलोअर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तनाजुर में नाम जानते हैं। स्टेट के नाम पर इसका कहीं वजूद में नहीं आया। इसको लेकर भी यहूदियों के अंदर एक कंटेस्टेशन है, इसको भी लेके। तो ये तो उसका मिथिकल इसका फाउंडेशन है। यहाँ से जो उसकी एक्सपेंशनिज्म की जो जहनियत है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिज्म, यानी एक्सपेंशनिज्म, उसकी डॉक्ट्रिनल सपोर्ट इस मिथ से आता है, जो मैंने मिथ 6 काउंट कराया। 2 तो वेल रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री में है, एंड उसको डिस्टॉर्ट करके, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके मिथ में कन्वर्ट किया गया। दैट इज द किंगडम ऑफ दाऊद अलैहिस्सलाम एंड सुलेमान अलैहिस्सलाम, और उसके मैप को यूज किया गया। और 2 को बिल्कुल कॉन्कॉक्ट किया गया, 4 को 100%। और इसी 6 मिथ पे बीच में तमाम पॉलिटिक्स अनफोल्ड हुई है, जो 1917 का मेजर था, जब बेल्फोर डिक्लेरेशन आता है, फिर 48 का वो बनता है। 48 में जब इजराइल को जब टेरिटरी एलोकेट किया गया, तो अगेन इट वाज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोग्राफिक रियलिटी ऑन द ग्राउंड। अगेन इट वाज डिसाइडेड बाय कीपिंग इनटू व्यू हाउ टू रियलाइज द मिथ्स इनटू द फ्यूचर। उसको फैसिलिटेट करने के कि किस तरह से इसको बनाया जाए। जो कम्युनिटी 31%, 38% थी, इतने सेटलमेंट के बावजूद उसको एलोकेट किया गया, जो ज़मीन एलोकेट किया गया वो 56% एलोकेट किया गया। और जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी अराउंड 69-68%, उसको 42% दिया गया, 44%, कहीं 42 आता है, कहीं 44 आता है, एलोकेट किया गया। इसके अलावा जितने फर्टाइल लैंड थे वो 56% में दिया गया। जो बिल्कुल बैरन लैंड थे वो 42-44 में कंसिडर किया गया। और इस हिसाब से उस पैलेस्टाइन को डिवाइड किया गया, जैसे एक इट इज जस्ट लाइक दैट। और जैसे हम कुर्बानी का बकरा करते हैं कि गर्दन पर डैगर डाल देते हैं, इस हिसाब से उसके किया गया कि अरबों की जो टेरिटोरियल यूनिटी है वो हमेशा के लिए खत्म, ताकि उसको जितने वीक बनाएंगे हम अपने आप को इंपोज कर पाएंगे। और वहां से फिर इजराइल की एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी चलती है, बाय वायलेटिंग ऑल द नॉर्म्स, ऑल द एथिक्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ द मोरालिटी। इस पर बहुत अच्छा बेहतरीन एक स्पीच है, आप ये गूगल पर मिल जाएगा। जफरुल्लाह खान जमाली, he was a Pakistan foreign minister and who represented Palestinians in the World Court of Justice हेग में। और उसने जिस फ्रेज को यूज किया, उससे मजबूत आज तक किसी फ्रेज उस फ्रेज को नहीं यूज कर पाया टू डिस्क्राइब what has happened with the Palestinians, what kind of injustice
and he said it very categorically. This is the murder of everything: morality, ethics, norms, behavior, international law, everything. तो उसको पढ़ने की जरूरत है, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए मैं सोर्स बता रहा हूं। लेकिन यूरोप के अंदर जो कंसेंसस था और है वो ये है कि इजराइल विल नेवर बी पुट अंडर एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन द नेम ऑफ मैन मेड मोरालिटी, बिकॉज द स्टेट हैज कम इनटू बीइंग टू रियलाइज अ ड्रीम एंड नथिंग इज अबव द ड्रीम. And that dream has been given impetus and being impetus on the basis of certain myths. आप देखिए लिंकेजेस को देखिए आज भी, और इजराइल की वहीं से एक्सपेंशनिज्म शुरू होती है. मैं उस एक्सपेंशनिज्म की बात कर रहा हूं जिसको एक 48 के बाद दुनिया तस्वुर करती है. मैं उसके पहले वाले को भी मैं मानता हूं, लेकिन मैं यहां पर वो रेफरेंस दे रहा हूं जो जिसको कम से कम एक सो कॉल्ड एक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया गया है. मैं पहले वाले को, जाहिर सी बात है, ऑक्यूपेशन एंड सेटलमेंट ही हमारे लिए सही है और हकीकत भी वही है. उसके बाद से कंटिन्यूअस इजराइल मूव कर रहा है और वो 42% जो लैंड अलॉट हुआ था पैलेस्टीनियन के लिए वो श्रिंक होके चला आया है 8 to 9% के लिए. और जो लड़ाई है वो 42% के लिए नहीं है, जस्ट 21% के लिए है. यानी 21%, 21% अरब्स एंड पैलेस्टीनियंस दे हैव ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड. और इस कॉम्प्रोमाइज का जो सबसे पहला एक कलेक्टिव एग्रीमेंट आया अरबों की तरफ से, पैलेस्टीनियन की तरफ से, वो ऑस्लो एकॉर्ड के फॉर्म्स में आया. उसके बावजूद भी आपको इजराइल 8 to 9% टेरिटरी कंसीड करने को तैयार नहीं है. और सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरी मगरबी दुनिया जो उसके पैटर्न्स हैं. और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नोबडी इज क्वेश्चनिंग द इजरायली ऑक्यूपेशन पॉलिसी. तमाम बातें हो रही हैं सिविल सोसाइटी के लेवल पर, इंटेलिजेंसिया के लेवल पे, लेकिन नो पावर इज कंसिडरिंग ऑक्यूपेशन एज द प्रॉब्लम. आप लोग कहीं नहीं बता सकते हैं कि कोई भी अमेरिकन, कोई भी ब्रिटिश, कोई भी यूरोपियंस ऑक्यूपेशन को कंडेम्ड किया और कहा कि ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग आर बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशंस एंड द सॉल्यूशन इज टू गिव अप द ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग विल कम इनटू द ऑर्डर. आप बता नहीं सकते कि कहीं से एक स्टेटमेंट सीरियस लेवल पे आया हो. मैं आवाम लेवल की बात नहीं कर रहा हूं. नाउ इट हैज चेंज्ड एंड आई हैव ए ग्रेटर बिलीव इन देम, होप इन देम, नॉट बिलीव, होप इन देम, कि आवाम ही अपने यहाँ जो कुछ तब्दीली ला सकती है वो ला रही है और लाएगी. वहाँ की मैं हुकूमत के मुतालिक नहीं बात कर रहा हूँ. हुकूमत एडमेंट है, जैसे पहले थी वैसे आज भी है. और उसका जो एडमेंट होने का जो सोर्स है, अगेन मिथ है कि हमें ग्रेटर इजराइल बनवाना है. इट इज आवर रिलीजियस डिमांड, जो मैंने पहले ही से कहा. इट इज अ रिलीजियस रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग ए क्रिश्चियंस एंड स्पेशली द प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस. इट इज अ मोरल ओनस ऑन अस टू मेक ग्रेटर इजराइल्स. तो वो इजराइल को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो पॉलिटिकल सपोर्ट हम कह रहे हैं, but that political support is exclusively coming into being and being motivated by the religious constitutions, जिसको ये काम है मुसलमानों को अनअर्थ करना, अनरेबल करना और डिस्कोर्स एंड नैरेटिव के शक्ल में लाना. तो जब मजलूम ही जालिम को जालिम कहने को तैयार नहीं है, तो फिर जालिम को क्या लगा है कहने को मैं खुद जालिम हूं. ये लॉ ऑफ नेचर है. मजलूम ही कहता है कि तुम जालिम हो. जालिम इंसान अपने आप को नहीं तस्वुर करता है कि मैं जुल्म कर रहा हूं, मैं जालिम हूं. तो ये काम मजलूम को करना है तो मजलूम तो वहां पर भी 100% मिथ है. हाँ, ऑब्जेक्टिव में है जियोपॉलिटिकल, एंड जियोपॉलिटिकल में भी दो है डायमेंशन. एक वेस्ट का यह है कि हमें इसी के जरिए अपनी कल्चरल इम्पोजिशंस को मजबूत करना है, कल्चरल इंपेरियलिज्म को मजबूत करना है. मुसलमानों को दे आर कल्चरली डिफरेंट एंड हैविंग ए सेंस ऑफ बीइंग एक्सेप्शनल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कुरानिक एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट.
ये उसको हम अलाउ नहीं करेंगे कि उसको नर्चर करे। ये उनके यहाँ बिल्कुल एक तरह के डिसीजन है, और इसमें उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जो सबसे पहले आगे रख के एनालाइज किया जाता है, जिसको मैं सेकेंडरी मानता हूँ, टर्शियरी मानता हूँ। और यहूदियों का यह है कि हमें पैक्स इजरायली का क्रिएट करना है, एंड पैक्स इजरायली का कि जो इमेजिनेशन है फ्यूचर के लिए, उसकी पास्ट में वो किंग ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत को लाते हैं। एंड आप उस मैप को देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक अम्ब्रेला को जहाँ रखते हैं वहाँ पे वो रेड सी उनके अंडर में आ रहा है, इंटायर सिनाई पेनिनसुला आ रहा है, इंटायर जॉर्डन आ रहा है, नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया आ रहा है, सीरिया आ रहा है, इराक आ रहा है, और इराक भी आ रहा है तो सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट नहीं आ रहा है, उसका एक पार्ट आके इसमें पर्शियन गल्फ में आके यहाँ पे आ रहा है, जिसके जरिए वो दोनों साइड से ईस्ट में ईरान एंड वेस्ट में कुवैत एंड सऊदी अरेबिया का आएगा। दजला एंड फुरात वो क्लेम करते हैं कि हमारे सिविलाइजेशन का हिस्सा है, तो देयर शुड बी, यू मस्ट हैव ए कंट्रोल ओवर दिस टू रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, दजला एंड फुरात। एंड दजला एंड फुरात जो है नॉर्थ में वहां जाता है जहां से कुर्दिश रीजन होते हुए, इराकी कुर्दिश रीजन होते हुए, सीरियन कुर्दिश रीजन, तुर्की कुर्दिश रीजन को फिर जाके मेडिटेरियन में वो जाता है। अब जब वहाँ मेडिटेरियन में जाता है तो वो उनके ग्रेटर इजराइल का हिस्सा आता है। आप इमेजिन कीजिए, नॉर्थ में साइप्रस तरफ जाता है, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ, दैट इज ए कॉल्ड पैक्स इजराइली का। अगर ये उनके पॉलिटिकल कंट्रोल ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बनता है तो minimum autonomy for the rest of the world will be over. Minimum autonomy. You will come. Entire Makkah, Medina, entire Southern Arabia will come direct subjugation, under the direct subjugations of Jewish. That is called Pax Israeli का। ये उसकी ऑब्जेक्टिव है, सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट अ पैक्स इजरायली का। मैं यहीं पे इत्तेफाक करना चाहता हूँ। कोई सवाल जवाब?